यहां कहीं था, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, बताओ वो ओपी डिस्टेंस है कि नहीं है। अब रिजल्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे कि अगर कोई स्फेरिकल रीजन है और स्फेरिकल रीजन में चार्ज वहां पे क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सेंटर से अगर हम r डिस्टेंस पे आते हैं इनसाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी, चेक करो, उसका फॉर्मूला था रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। देखो यही रिजल्ट हमने डिराइव किया था कि नहीं डिराइव किया था, कि अगर किसी रीजन में चार्ज कैसा है, अगर किसी रीजन में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी अंदर, उसका फॉर्मूला था रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो चेक करो, अगर मैं इस r को एक रेडियस वेक्टर मान लो, इस r को मैं अगर एक वेक्टर मान लो, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है कि नहीं है। तो जो डायरेक्शन, देखो जो डायरेक्शन r वेक्टर का है वही डायरेक्शन वहां पे किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो बताओ कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में चेक करो, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या लिख दें, इंटू हम लिख दें r वेक्टर। देखो चेक करो, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू r वेक्टर, जो डायरेक्शन r वेक्टर का है वही डायरेक्शन वहां पे किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है। देखो है कि नहीं है वहां पे, तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन हम लिख सकते हैं यहां पे। अब इस केस में अगर बात करोगे तो इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इसी रेडियस वेक्टर के अलोंग है कि नहीं है। तो सबसे पहले ये एज्यूम करो कि ये अगर पूरा चार्ज स्फीयर होता तो उसके कारण P पॉइंट पे, उसके कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनती, E1 बनती। और बताओ E1 को हम क्या लिखते हैं, E1 को हम लिखते हैं वहां पे रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और उसका डायरेक्शन किसके अलोंग है, उसका डायरेक्शन OP वेक्टर के अलोंग है। OP का मतलब क्या हो गया, रेडियस r। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब इमेजिन करो, मैंने क्या बोला, इस रीजन में पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, इस रीजन में नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती, देखो होती ही नहीं होती वहां पे। अच्छा, अब जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ये चीज समझ में नहीं समझ में आ रही है, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम इन दोनों का सुपरपोजिशन है। तो हम इस तरह से इसको इमेजिन करेंगे, हमें यहां पे इसको इस तरह से इमेजिन करना है कि इस रीजन में पॉजिटिव चार्ज भी है और साथ में इस रीजन में वहां पे क्या है, नेगेटिव चार्ज भी है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर होगा कंप्लीट, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी। अब नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज के कारण P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द सेंटर होगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोल दे वहां पे E2। अब E2 को क्या लिखोगे, E2 को लिखोगे वहां पे रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। देखो है कि नहीं है, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब ध्यान रखना ये डिस्टेंस तुम्हारा वहां पे S था, ये डिस्टेंस तुम्हारा वहां पे P था। तो अब देखो ये अगर S है, ये तुम्हारा P है, तो इस वेक्टर को मैं नाम क्या दूंगा, इस वेक्टर को मैं नाम दूंगा SP। सेंटर से P पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो चेक करो ये SP वेक्टर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ SP के अलोंग है या इलेक्ट्रिक फील्ड इसके क्या है, ऑपोजिट है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर लिखना है तो मैं लिखूंगा रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब SP की जगह हम क्या लिख दें, SP की जगह हम लिख दें माइनस SP वेक्टर।
देखो समझो, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एसपी वेक्टर का ऑपोजिट है, और एसपी वेक्टर का जो ऑपोजिट वेक्टर होता है उसको हम नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। मैग्नीट्यूड वही है, डायरेक्शन वहां पे उसका क्या हो गया? ऑपोजिट हो गया। अब मुझे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है उस पॉइंट पे, वो E1 प्लस क्या होगी? E2 होगी। अब E1 प्लस E2 को कैलकुलेट करेगा। अब क्या चीज कॉमन आ जाएगी? रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, बचेगा वहां पे क्या? बचेगा वहां पे ओपी वेक्टर माइनस एसपी वेक्टर। अब उस डायग्राम में आ जाओ जरा, अब इस डायग्राम को देखो जरा। ये तुम्हारा था, ये तुम्हारी कैविटी थी, यहां पे एक पॉइंट था, यहां से यहां जो वेक्टर था, इस वेक्टर को मैंने बोला वहां पे ओपी वेक्टर। यहां से यहां जो वेक्टर था, इस वेक्टर को बोला मैंने माइनस एसपी वेक्टर। अब यहां से ये O था, ये P था और ये S था। अब O से S को अगर ज्वाइन करें तो चेक करो ये OS वेक्टर होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, OP वेक्टर का जो हेड है वो माइनस SP वेक्टर के टेल से कोइंसाइड कर रहा है, तो ट्रायंगल लॉ अगर यूज करोगे तो जो OS वेक्टर है वो इन दोनों वेक्टर का क्या हो गया? रिजल्टेंट हो गया। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, प्लस ऑफ माइनस SP वेक्टर। देखो ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हो। अब OP वेक्टर प्लस माइनस SP वेक्टर, ये हमारा क्या दे देगा? OS वेक्टर दे देगा। तो ये रिजल्ट हमें ध्यान रखना है। रिजल्ट हमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू OS। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर हम P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू OS वेक्टर। अब बताओ OS वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? तो OS वेक्टर का मैग्नीट्यूड C के बराबर है। इसका मतलब है कि कैविटी के अंदर पॉइंट यहां पे लो, पॉइंट यहां पे लो, पॉइंट यहां पे लो, पॉइंट कहीं पे भी लो, वहां पे जब ट्रायंगल लॉ लगता है तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल डिपेंड करती है उसके डिस्टेंस पे। इसका मतलब है कि कैविटी के अंदर हम किसी भी पॉइंट पे जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हमारी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा जा चुका है कि अगर स्फेरिकल रीजन में चार्ज है और वहां पे हम कैविटी क्रिएट करते हैं, तो उस कैविटी के अंदर कोई भी पॉइंट अगर लोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड वो मेरी यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल किस पर डिपेंड कर रही है? कैविटी के सेंटर और स्फेरिकल चार्ज के सेंटर पे, और किसी चीज पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन OS के अलोंग है। इसका मतलब है पॉइंट जो P रहेगा, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी। कहीं पे भी तुम पॉइंट लो, पॉइंट अगर यहां लोगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? हॉरिजॉन्टल ही होगी वहां पे। इसका मतलब है कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कैसी है? यहां पे यूनिफॉर्म है। क्लियर? अब जो थ्योरी हमने डिस्कस करी है, थ्योरी इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान रखना है। रिजल्ट हमारा क्या निकल के आ गया कि कैविटी के अंदर कोई भी अगर पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी निकल के आ रही है? रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू OS वेक्टर। OS वेक्टर का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। क्लियर? अब इस पे क्वेश्चन लिखो जहां पे हम इसकी प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं।
अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है अ कैविटी ऑफ रेडियस स्मॉल आर, अ कैविटी ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज प्रेजेंट inside a solid dielectric sphere of radius capital R having a volume charge density of rho. The distance between the center of the sphere and the cavity is A. An electron E is kept inside the cavity at an angle 45 degree as shown in figure. How long will the electron take to touch the sphere again? तो क्वेश्चन में क्या बताना है, हाउ लॉन्ग विल द इलेक्ट्रॉन टेक टू टच द स्फीयर अगेन, और क्वेश्चन में बोल रहा है नेग्लेक्ट ग्रेविटी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया गया है E और मास कितना दिया गया है m। अब मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, और डायग्राम में क्या बोल रहा है, डायग्राम में बोल रहा है कि स्फेरिकल रीजन है, ये स्फेरिकल रीजन है, इस स्फेरिकल रीजन का रेडियस कैपिटल R है, इसका रीजन दिया है कैपिटल R, डेंसिटी कितनी दी है, डेंसिटी दी है रो। अब यहां पे हमने एक कैविटी क्रिएट करी है, जो कैविटी क्रिएट करी है वो हमने क्रिएट करी है कितने डिस्टेंस पे, A डिस्टेंस पे क्रिएट करी है।